कशां और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी कि द नदर्न प्लेन और पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए आज ये क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो आइए समझते हैं कि ये क्या है। ये ब्लू रंग की जो आप लाइन देख रहे हैं ये है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके पश्चिमी किनारे और पूर्वी किनारे पर दो घाट पाए जाते हैं। एक को कहते हैं पश्चिमी घाट और दूसरे को कहते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर जो तटीय मैदान पाए जाते हैं उसे कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्वी तट के पूर्वी किनारे पर जो तटीय मैदान पाए जाते हैं उसे कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान को पहले समझते हैं। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये गुजरात से लेकर उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ है, यानी कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये समुद्री निक्षेपों से भी बना है कहीं कहीं। जैसे गुजरात के काठियावाड़ इलाके में जो तटीय मैदान पाए जाते हैं वो समुद्री निक्षेप से बने हैं, यानी समुद्र से आने वाली लहरें अपने साथ जो जलोढ़ निक्षेप लाती है उसी से काठियावाड़ तट का निर्माण हुआ है। ये जो गुजरात के तटीय मैदान हैं यहाँ पे काली रेगुर मिट्टी भी पाई जाती है ना। और जो पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ ये जो पश्चिमी तट है, ठीक है, तो पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो खड़ा ढाल है, इसे भ्रंश कगार भी कहते हैं। ये ढाल ऐसा है, इसकी वजह से पश्चिमी तट की जो नदियां हैं, पश्चिमी घाट की नदियां जब पश्चिमी तट पर उतरती हैं तो बहुत तेज़ी के साथ नीचे उतरती हैं, जिसकी वजह से ये नदियां यहाँ पर डेल्टा नहीं बना पाती। यही वजह है कि पश्चिमी तट का जो मैदान है वो संकरा है। सिर्फ नर्मदा और ताप्ती के मुहाने के पास गुजरात में पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई सबसे अधिक है, लगभग 80 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ जो नदियाँ हैं पश्चिमी तट पर जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नदी कोई भी नदी जो है किसी भी झील या सागर में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि नदी झील या सागर में गिरने से पहले धीरे धीरे आगे की तरफ प्रवाहित होती है और आगे डेल्टा बनाती है। लेकिन पश्चिमी तट की नदियां जो हैं वो डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती है, यानी ज्वारनद मुख बनाती हैं। और एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती है, यानी कि डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती ये दो बड़ी नदियां हैं, इसके अलावा छोटी नदियां भी हैं। तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है हमारा, इसे अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे गुजरात से लेकर गोवा तक के पश्चिमी तटीय मैदान को कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, और गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलूर तक इस तटीय मैदान को कन्नड़ तट कहते हैं, है ना। और मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक इस मैदान को मालाबार तट कहा जाता है। कन्याकुमारी जिसे हम लोग कुमारी आंतरिक भी कहते हैं और केप कोमोरिन भी कहते हैं, ये केप। मालाबार तट के बारे में ये भी प्रश्न आता है कि किस राज्य में है, तो मालाबार तट जो है मुख्य रूप से केरल राज्य में आता है। अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो नर्मदा और ताप्ती बड़ी नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, लेकिन कुछ छोटी नदियाँ भी हैं। जैसे हम देखेंगे गोवा की मांडवी और जुआरी नदी है ना, मांडवी और जुआरी नदी भी एस्चुरी बनाती है। गोवा की राजधानी है पणजी, और पणजी किस नदी के तट पर स्थित है, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जुआरी नदी के तट पर स्थित है। कर्नाटक की भी एक नदी है शरावती नदी, जिस नदी पर जोग या गरसोप्पा वाटरफॉल है, तो ये नदी भी एस्चुरी बनाती है। इसके अलावा जो केरल है तो केरल की नदी है पेरियार और भरत पूजा नदी, ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है। लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन नर्मदा और ताप्ती से ही आते हैं, क्योंकि ये बड़ी नदियां हैं, पश्चिमी घाट की बड़ी नदियां हैं, बाकी नदियां सब छोटी छोटी हैं। मांडवी, जुआरी, पेरियार ये छोटी नदियाँ हैं। अब यहाँ पर एक मैप में मैंने बनाया है, ये देखिए अंदर का भाग, ये क्या है, इसे कहते हैं हम लोग लैगून झील। ठीक है, पश्चिमी तट पर कुछ लैगून झील भी पाई जाती है। लैगून झीलें क्या होती हैं, ये तट जब कटा छटा होता है, इसको ऐसे करके देखें हम लोग, तट जब कटा छटा होता है तो तट का जो जल है, समुद्र का जल है, वो तट कटे हुए तट के सहारे अंदर की तरफ घुस आता है ना। तो इसके अंदर वाले पार्ट जो लैंड पार्ट से मिलता है, ये वाला पार्ट बन जाता है झील, जिसे लैगून झील कहते हैं। लैगून झील जो होती है वो खारे पानी की झील होती है ना। तो ऐसी कुछ लैगून झीलें हैं जो फेमस है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। आप देखेंगे कि केरल की वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील काफ़ी फेमस है, वेम्बनाड और अष्टमुडी झील।
केरल में स्थानीय रूप से लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है नेट के एग्ज़ाम में आ चुका है कि कयाल किसे कहते हैं। तो कयाल जो है केरल की लैगून झीलों का स्थानीय नाम है। अब आगे आते हैं हम लोग पूर्वी तटीय मैदान की तरफ। पूर्वी तटीय मैदान को अगर हम लोग देखें तो पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान के कंपैरिजन में चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पर्वत का ढाल जो है वो कम है, जिसकी वजह से नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक जो पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ कई नदियों ने बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण किया है, जैसे महानदी डेल्टा, यहाँ देखेंगे गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और कावेरी डेल्टा। तो पूर्वी तटीय मैदान को भी उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक उत्कल का मैदान या कलिंगा का मैदान या उत्तरी सरकार का मैदान भी कहते हैं, जबकि गोदावरी कृष्णा नदी से लेकर तमिलनाडु तक इस तटीय मैदान को यानी पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट या कोरोमंडल का मैदान कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान पर भी बहुत सारी जो है वो लैगून झील पाई जाती हैं, खारे पानी की झील, जैसे उड़ीसा की चिल्का झील, ये देख रहे हैं, ये उड़ीसा की चिल्का झील, ये भी बहुत फेमस है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का पुलिकट झील, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का पुलिकट झील है। पुलिकट झील के पास ही, पुलिकट झील में ही स्थित है हमारा श्रीहरिकोटा जो है वो आइलैंड। श्रीहरिकोटा क्या है? भारत का इसरो का केंद्र है। यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ से भारत अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है, यानी कि भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड जो है वो कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। नाम है उसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो पुलिकट झील के में स्थित एक द्वीप है। अब आगे देखते हैं हम लोग झीलों को, ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट को हमने समझ लिया। अब समझते हैं उत्तर भारत के वृहत मैदान के बारे में। ये जो उत्तर भारत है हमारा, इस पे एक मैदानी भाग पाया जाता है जिसे नदर्न प्लेन कहते हैं। इसको जो है हम लोग इंदस, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। होता यह है कि सतलज, ये इंदस यानी कि सिंधु नदी और उसकी कई सहायक नदियाँ जो हैं, उसके अलावा गंगा और उसकी सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों ने मिलकर इस मैदान का निर्माण किया है। ये देखिए ऊपर और नीचे, नॉर्थ के साइड में ये हिमालय देख रहे हैं और साउथ में है पेनिनसुलर। तो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों ने इस मैदानी भाग का निर्माण किया है। अगर हम रिलीफ फीचर की दृष्टि से देखें, यानी उच्चावच की दृष्टि से, तो ये जो नदर्न प्लेन है भारत का, इसे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला भाग कहलाता है भाबर। भाबर को समझते हैं कि भाबर क्या होता है, तो इस मैप से समझेंगे हम, इस फिगर से समझेंगे हम लोग। ये देखिए, जैसे ये पर्वतीय भाग समझ रहे हैं हम लोग, ये है हमारा हिमालय माउंटेन। तो नदियाँ जो है हिमालय से जब बाहर निकलती है, ये देखिए, तो जैसे ही हिमालय के फुट में आती हैं, पर्वत के पद में आती हैं, तो अपने साथ बड़े बड़े चट्टान लेकर आती हैं। चट्टानों के बड़े बड़े बोल्डर्स या टुकड़े लेकर आती हैं। और इस चट्टानी टुकड़ों में नदी की जो जलधारा होती है, जो इसके स्ट्रीम होते हैं, वो क्या होते हैं? छुप जाते हैं। इस प्रदेश को भाबर प्रदेश कहते हैं, यानी कि नदी की जलधारा जिस भाग में विलुप्त हो जाती है, नज़र नहीं आती, चट्टान के बड़े बड़े टुकड़ों के नीचे छुप जाती है, तो इसे कहते हैं भाबर प्रदेश। ये देखिए, नदी की जलधारा इसके नीचे छुप गई है। इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो चट्टानों के जो टुकड़े जो होते हैं वो कंकड़ों में बदल जाते हैं, यानी उनका साइज़ कुछ छोटा हो जाता है। बोल्डर छोटे छोटे होते हैं। कंकड़ और पत्थरों से वाले इलाके में, एरिया में, जब नदी की जलधारा बाहर निकलती है तो वो एक जलधारा में नहीं होती, बल्कि कई भागों में बढ़ जाती है। ये देखिए, रिवर की स्ट्रीम कई भाग में बढ़ गई है। तो इस प्रदेश को तराई भाग कहते हैं। तराई रीजन जो है ये काफ़ी हरा भरा होता है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ बहुत सारे रेप्टाइल्स, यानी कि ज़मीन पर रेंगने वाले जो रेप्टाइल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जीवधारी, जैसे कि तरह तरह की छिपकली, सांप वगैरह वगैरह। तो ये बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की दृष्टि से ये काफ़ी अच्छा प्रदेश माना जाता है, तराई प्रदेश। लेकिन यहाँ क्या है कि महीन महीन कंकड़ पत्थर होने की वजह से तराई प्रदेश में पानी जमा रहता है, जिस वजह से इस क्षेत्र को, यानी तराई रीजन को, मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ मच्छरों को जमाव हो जाता है पानी की वजह से, जो मलेरिया को फैलाते हैं, इसलिए इसे मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। तराई प्रदेश के बाद जो है वो
अब तराई प्रदेश भाबर प्रदेश भारत में कहाँ तक है? तो भाबर प्रदेश जो है वो सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, ये बड़े बड़े बोल्डर्स देख रहे हैं, ये शिवालिक के नीचे की ही है। हिमालय में कितना है? 3 पैरेलल रेंजेस, 3 समानांतर श्रेणियाँ हैं। सबसे उत्तरी है हमारा हिमाद्री हिमालय, है ना, महान हिमालय। उसके बाद आता है मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, और नीचे वाला है शिवालिक, है ना। तो शिवालिक के नीचे भाबर प्रदेश सिंधु से लेकर के तीस्ता नदी तक है। और इसके आगे जब नदी मैदानी भाग में उतरती है, ये देखिए ये गंगा है, और इसके साथ बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियाँ इसका साथ देती हैं। तो मैदानी भाग में जब नदी उतरती है तो इसके 2 उच्चावच के दृष्टिकोण से भाग होते हैं, एक है बांगर प्रदेश और दूसरा है खादर प्रदेश। इसको समझ लेते हैं, बांगर और खादर क्या होते हैं। देखिए मैदानी भाग में जब नदी उतरती है तो कैसे उतरती है? ये नदी है, ठीक है, तो नदी अपने साथ सेडिमेंट्स यानी कि अवसाद लेकर आती है। ये अवसाद लेकर आई है, बालू, मिट्टी, महीन महीन, जैसे जैसे मैदानी भाग में आती है ये अपने अवसादों का क्या करती है? डिपोजिशन, निक्षेप करती है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से निक्षेप करती है और बीच में गहरे भागों में ऐसे बहने लगती है। तो ये किनारे के भाग जहाँ नदियों ने पुराने निक्षेप कर दिए हैं, जहाँ नदियों का पुराना अवसाद निक्षेप है, जलोढ़ निक्षेप है, इसे कहते हैं बांगर प्रदेश, यानी कि ओल्ड ओलुवियल सॉइल वाला एरिया कहलाता है बांगर प्रदेश। और नदी जिस घाटी में बहती है ना, जिस ढाल में, जिस बेसिन में बहती है, तो जब मानसून का सीज़न आता है तो नदियों में पानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नदी और ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और नए नए अवसादों को फैलाती है। तो जहाँ पे नए अवसादों का निक्षेप होता है, जहाँ नदी हर साल नए अवसाद लाकर बिछाती है, उसे कहते हैं खादर प्रदेश। इसको याद कैसे करते हैं? देखिए बांगर और खादर में कन्फ्यूज़न होता है। खादर को याद कर लेते हैं खाद से। खाद का क्या काम होता है? खाद यानी कि फर्टिलाइजर्स, खाद डालने से पेड़ पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है ना, पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। तो खादर प्रदेश यानी कि नदी का वो वाला भाग जो खादर रीजन होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। तो खादर से याद कर लेंगे खाद, खाद से खादर। तो खादर रीजन न्यू एलुवियल सॉइल वाला एरिया और बांगर रीजन ओल्ड एलुवियल सॉइल वाला रीजन होता है। तो उच्चावच के दृष्टिकोण से ये 4 भाग हो गए, है ना। भाबर ऊपर की तरफ से याद करेंगे, भाबर, तराई, बांगर और ये बीच वाला खादर रीजन है। इसके बाद नदी जो है आगे डेल्टा बनाते हुए समुद्र में जाकर गिर जाती है। जब हम लोग नदी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बाकी नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और तो उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।